अच्छा जी। तो कल जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसके रिलेटेड कोई मसला मसाइल तो नहीं है? उसके रिलेटेड अगर जो कल कौन कौन था लेक्चर में? उम्मीद है ज्यादातर होंगे। अगर कोई अमेंडमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह पूछूं तो आ जाएगा। रिवाइज की हुई है चीजें। सफीर, एट्थ अमेंडमेंट में क्या हुआ था भला? एट्थ अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था भला? और भी कोई मुझे बताए। एट्थ अमेंडमेंट जो कल हमने पढ़ी थी, एट्थ अमेंडमेंट में क्या हुआ था? पार्लियामेंट से सेमी प्रेसिडेंट। मेन और फीचर इसमें दो थे। हाँ, 58(2)B, 58(2)B और क्या था हमारे पास? हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक हो गया। तो उसके बाद जब हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, एक फिर ये जो 58(2)B थी, खत्म कौन सी उसमें हुई थी? 58(2)B थी जो, ये 58(2)B हमारे पास खत्म कौन से उसमें हुई थी? तरमीम में। तो 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं किस में हुई थी? 18वीं। 18वीं में कहाँ हुई यार? दोबारा देखो। 13वीं तरमीम किसने 13वीं बताया? मुजम्मिल ने, इमरान ने, सफीर ने। हाँ, 13। हाँ, वो 18वीं तरमीम तो 2010 में हुई थी। मैं ये कह रहा था कि 58(2)B जोन सी है, 58(2)B जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार था कि वो प्राइम मिनिस्टर को जब चाहे घर भेज सकता है। तो वो तरमीम हुई थी 8वीं अमेंडमेंट, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं। हाँ, शुआइला ने बताया 1997 में। हाँ, 1997 के अंदर हमारे पास 13th अमेंडमेंट हुई थी, 13वीं अमेंडमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ था? 58(2)B को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास एक और तरमीम हुई थी जिसमें क्या कहते हैं, मुसलमान की डेफिनेशन की गई थी, और जिसकी वजह से अहमदीज जो हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। वो कौन सी अमेंडमेंट थी? मेरी आवाज कम आ रही है? हैंड फ्री लगाओ। हैंड फ्री से जरा अच्छी आएगी आवाज। हाँ, 1974 में सेकंड अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत वो उसको किया गया था। अच्छा, और एक और थी एक चीज, वो मैंने एक हाई कोर्ट है, उसका नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। किसी को पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन सी अमेंडमेंट के तहत बनी थी? 19वीं अमेंडमेंट के तहत। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और एक क्या कहते हैं, वो हमारी जो आर्मी है, आर्मी ने एक बनाए, वो आर्मी कोर्ट्स बनाए थे, ठीक है, आर्मी कोर्ट्स। तो आर्मी कोर्ट्स कौन से उसके तहत बने थे, अमेंडमेंट के तहत? और कितने साल के लिए आर्मी कोर्ट्स बने थे? 21वीं तरमीम के तहत। 21वीं तरमीम के तहत क्या बने थे? आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स बने थे हमारे, और 2 साल के लिए बने थे। ठीक हो गया। और फाटा मर्जर, फाटा का जो मर्जर हुआ, वो कौन सी तरमीम के तहत हुआ? 18वीं। नहीं मुजम्मिल, 18वीं नहीं, 25वीं तरमीम। हाँ, 25वीं तरमीम जो कि 2018 में हुई थी, उसके तहत क्या हुआ था? उसके तहत आपका फाटा का मर्जर हो गया था। ठीक है, ठीक हो, ठीक हो गया। अच्छा जी। तो आजकल इसके कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल कितने चल रहे हैं? 5। 7 नहीं चल रहे यार? मैंने तो कल 7 पढ़ाए थे तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। करंटली जोन से हैं 5 ही चल रहे हैं। ठीक हो गया। पहले 7 थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद शेड्यूल जोन से हैं 5 हो गए। और आर्टिकल कितने हैं इसके? कोई 250 हैं, कोई 150, कितने के हैं? अपनी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, ये है ना सर? है पहले बलोचिस्तान किस में? बलोचिस्तान के स्पेल क्या? ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास इसमें 12 चैप्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हाँ, इसकी डेट। प्रोविंसेस कब बने? क्या मतलब प्रोविंसेस है?
मेरे तो क्वेश्चन जो सा है ना, जल्दी जल्दी में पूछते हो, यहाँ पे हौसला पानी पी के ठंडा पी हो के फिर पूछा करो ना क्वेश्चन। हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जब हम पाकिस्तान की जियोग्राफी में पढ़ेंगे तो सारी चीजें ये पढ़ेंगे। ये बलूचिस्तान का कल वैसे मैंने एक बात बताया था। हौसला रखो, हौसला रखो यार। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कब बने थे प्रोविंसेस क्या? बलूचिस्तान आपका 1970, बाकी पंजाब तो जब आप 1947 में आजाद हुआ तो आपका पंजाब तो था, सिंध भी था, आपका NWFP भी था। तो बलूचिस्तान का था कि वो पहले रियासत थी कलात की, और उसको बाद में फिर प्रोविंस का दर्जा दिया गया। और वो जब हम पढ़ेंगे तो वो चीजें हमारी हो जाएंगी क्लियर। आपको ऐसे मैं फिर बताऊंगा, रैंडमली नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी। इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ ना कुछ आपने पढ़ी है। अच्छा, हम अमेंडमेंट्स हो गई थी हमारी। आज हमने चलना है जी अपने आर्टिकल्स की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हमने देखना है हमारे पास आर्टिकल्स। जी जी, सारे ही पाकिस्तान से पहले थे, सारे ही पाकिस्तान से पहले थे। नहीं, मैंने तो नहीं यार ये क्वेश्चन देखा। बलूचिस्तान के स्पेलिंग यही थे। बलूचिस्तान 25 में 18 हो सकता है मे बी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है वैसे। मैंने वैसे कभी MCQ सुना नहीं। 18वीं तरमीम में हो सकता है, 25वें में तो नहीं हुए। हाँ, मैं भी पहली दफा वैसे सुन रहा हूँ। मे भी हो सकता है हो ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हो भी अगर इसका, तो 25वां नहीं होगा। मेरा जो वो थोड़ा सा गेस है ना। अच्छा चलें, फिर मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा। मनिया, मैं आपको बताऊंगा इसका ना। मेरे ख्याल में वैसे 18 होना चाहिए, 18 है मैथ में। फिर मैं इसको देख लेता हूँ, मैं देख के ना फिर आपको इसका बताऊंगा। होगा, उन्होंने देखा होगा फिर भी वो कह रही होंगी, लेकिन मैं इसका बताता हूँ आपको ना फिर बाद में देख के। अच्छा जी। तो मैंने आपको चैप्टर्स अलग-अलग जोन से हैं वो लिखवाए थे कि हमने जोन से हैं चैप्टर्स, उसमें क्या क्या होंगे। आज हमने देखने हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स हमने 280 के 280 नहीं देख लेने, जो हमने देखने हैं सिर्फ आर्टिकल्स। वो मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवाता जाऊंगा। इस साइड पे मैं ऐसे आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आगे जोन सा है मैं आपको बता दूंगा कि भाईजान इस आर्टिकल में क्या बातें हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल है, वो फर्स्ट आर्टिकल जोन सा है आपका, फर्स्ट आर्टिकल है पाकिस्तान। ये इसमें भी पूछा जाता है फर्स्ट आर्टिकल, ये पाकिस्तान रिपब्लिक। ये मैंने कल बताया था, रिपब्लिक क्या होता है कि पाकिस्तान एंड इट्स टेरिटरीज, पाकिस्तान की जो हदूद हैं, टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरीज, तो जो हदूद है रिपब्लिक की और उसकी जो टेरिटरीज हैं, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि पाकिस्तान है, पंजाब की क्या है, सिंध की क्या है, और इस तरह की जो सी चीजें हैं कि कहाँ कहाँ तक हदूद है, किस सूबे की कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो सी आपका आर्टिकल 1 जो सा इसको डिफाइन करता है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा, दूसरा जो सा है उसमें ये बताया गया आर्टिकल में कि इस्लाम एज स्टेट रिलीजन। ये भी जो इस्लामिया डिपार्टमेंट के रिलेटेड वो होते हैं ना, आपके पेपर आते हैं, उसमें ये लाजमी आर्टिकल पूछा जाता है कि जी इस्लाम जो सा है वो एज अ स्टेट रिलीजन है आपका। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया है इस चीज को कि इस्लाम जो सा है क्या होगा, आपका स्टेट रिलीजन होगा। तो ये उन्होंने किसमें, पहला और पहला क्या है, रिपब्लिक और उसकी टेरिटरीज के बारे में, और दूसरा जो सा है, दूसरा है इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन। अच्छा, 2 के बाद 2A, कोई मुझे बताएगा 2A आर्टिकल किसके रिलेटेड है? कल मैंने लिखवाया था आर्टिकल 2A, 2 उसका आगे सब क्लास A। 5 सेकंड है, 5 सेकंड बाद मैं फिर लिख दूंगा। आर्टिकल 2A में आपका बताया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कल मैंने आपको पढ़ाई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका मैंने क्या बताया था कि 8th अमेंडमेंट से पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बल्कि प्रियम्बल था, मतलब उसका एक सेपरेट हिस्सा था। लेकिन 8वीं तरमीम के बाद, जो पहले बता रहे थे 8वीं तरमीम में, एक तो 58(2)B को इंक्लूड किया गया, प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ाई गई,
उसके अलावा एक और कारनामा सर अंजाम दिया गया, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना देना। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना वो किस में बना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 का आगे है 2A, उसकी सब क्लॉज जोन सा है, सब आर्टिकल 2A। तो 2A आपका किसको डिफाइन करता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक। अब आ जाता है आर्टिकल 6। लिखूं या पता है आप लोगों को? पता है आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 का नहीं पता यार? आर्टिकल 6 है आपका हाई ट्रीजन, गद्दारी। गद्दारी का नहीं पता आपको? जिसके तहत आपके हम सबके जो महबूब लीडर थे जनरल मुशर्रफ साहब, उनको जो सजा सुनाई गई थी, जो बाद में कल अदम हो गई, वो इस आर्टिकल के तहत सुनाई गई थी, हाई ट्रीजन। जिसमें ये है कि अगर जो सा है आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते हो, इमरजेंसी लगाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड पे रखते हो कि भाई जरा थोड़ी देर सब्र कर, मैंने मुल्क पे हुकूमत करनी है, तो ये सब चीजें जो सी हैं किस में आती हैं, हाई ट्रीजन में आती हैं। सबसे बड़ी जो सी है गद्दारी कौन सी है आपके मुल्क में? आपके मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन गद्दारी को डिफाइन करता है, हाई ट्रीजन, वो किसको डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना या उसको हेल्ड इन अबायंस। हेल्ड इन अबायंस का मतलब है उसको होल्ड पे रख देना कि जरा 3-4 दिन छुट्टी करो, अभी 3-4 दिन आपका काम नहीं है, उसके बाद जो है हम आपके अमल दरामद करेंगे। तो ये क्या है आपका हाई ट्रीजन जो है गद्दारी, ये आर्टिकल 6 डिफाइन करता है आपका। ठीक है, फिर आ जाता है आर्टिकल 9। ये आप हम जैसे लोगों के लिए है, ये है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का क्या कि भाई इसमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का ये है कि भाई मुझे जो सी है रियासत मेरी सिक्योरिटी देगी, मतलब मेरी जान, मेरी आज़ादी जो सी है उसको जो सा है मुझे कोई भी बंदा आके महकूम मुझसे वो छीन नहीं सकता, उसकी हिफाजत की जो गारंटी है वो मुझे मेरी रियासत देगी। तो सिक्योरिटी, अब देखें अगर किसी ने अभी बैक अगर आप जाके देखें जो मैंने आपको चैप्टर्स लिखवाए थे, उसमें मैंने आई थिंक 8 से या 9 से, हाँ 7 के बाद मेरे ख्याल में, हाँ 7 के बाद मैंने आपको जो लिखवाया था वो मैंने फंडामेंटल राइट्स लिखवाया था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है? आपके बुनियादी हकूक, एक इंसान का जो बुनियादी हकूक है वो उसका फंडामेंटल राइट है। तो अब आप आगे जो देखेंगे, कुछ आगे जितने भी आएंगे, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें देखेंगे इंसान की, पहले हमने क्या देखा जी, इस्लाम है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये स्टेट के रिलेटेड की बातें थी। ठीक है, अब जो हम अपने आगे आर्टिकल्स देखेंगे उसमें हम अपने राइट्स के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन हो गया। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 जो सा है, इसमें सेफ गार्ड, मतलब इसमें गारंटी दी गई है, सेफ गार्ड किसको? सेफ गार्ड है उनको जिनको सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट, जिनको अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है या डिटेंशन में डाला जाता है। डिटेन, डिटेन क्या होता है? जिनको, नहीं डिटेन की स्पेलिंग तो नहीं होता यार, डिटेन दूसरे होते, DE, डिटेन। ठीक है, तो डिटेन मतलब उनको अरेस्ट जिन लोगों को किया। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये खुद आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आगे सब क्लॉज है 10A, जो अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो ये बहुत यूज होती है 10A, और ये पेपर में भी पूछी जाती है। राइट टू फेयर ट्रायल, इसका क्या मतलब है कि बेशक कोई अरबपति है, बेशक कोई मनीहा है, या बेशक कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास इंटरनेट नहीं है, तो उन सब के पास फेयर ट्रायल का हक है। ठीक है, उनके पास फेयर ट्रायल का हक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बंदा क्या है, उसके पास पैसा है, पैसा नहीं है, वो मुलजिम है, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है या उसने छोटा जुर्म किया है, उसके पास फेयर ट्रायल का हक है। और ये आपका आर्टिकल 10A जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने ये राइट जो है पूरे पाकिस्तान के जो जो लोग हैं उनको ये राइट दिया है। ठीक हो गया, ये 5-6 आर्टिकल शुरू वाले क्लियर हो गए। आगे चले, लिख लिया ये?
चलें जी। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम आते हैं, अब इसके बाद ये जो मैं आपको बताता हूँ ना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 6 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 10A इंपॉर्टेंट है, और पहले दो जो आपको 3 बताए थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला और रिपब्लिक और इस्लाम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़बानी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 11, जो लेबर डिपार्टमेंट के जो पेपर होते हैं उसमें ये काफी दफा पूछा जाता है। क्या है ये? स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एटसेट्रा, ये क्या है आपके? प्रोहिबिटेड। मतलब इसको क्या है? ये बैन है, मना कर दिया गया है आपके आर्टिकल किसके तहत? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 के तहत स्लेवरी, गुलाम बनाना किसी को, या किसी से जबरदस्ती, फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर, ठीक है। तो ये दोनों, ये लेबर इस तरह की आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या है? बैन है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट है 14, डिग्निटी ऑफ मैन। अब डिग्निटी ऑफ मैन नहीं, सॉरी, पर्सन, विमेन कहाँ जाएंगी फिर? डिग्निटी ऑफ पर्सन, ठीक है। अब डिग्निटी ऑफ पर्सन का मतलब यही है कि हर इंसान की जो सी इज्जत है, उसकी मुहाफिज जो सी आपकी क्या है? रियासत है, ठीक है। तो इस आई थिंक, मुझे इसमें एग्जैक्ट नहीं याद, तो लेकिन इसके कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसी के रिलेटेड ना सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी आया था कि जो डिग्निटी है ना, वो उसने कोई इल्जाम लगाया था कि वो जिसमें हमारे पाकिस्तान में वो कानून भी बनते हैं हद तक इज्जत और ये वो ना, तो वो इसी के तहत है, आर्टिकल के तहत, कि डिग्निटी जो सी है एक इंसान की, वो आपके, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी जमानत दी हुई है। फिर 15, अनदर इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हमें पाकिस्तान के हर कोने में हर इंसान को जाने की इजाजत है, लेकिन इसके अंदर शर्त उन्होंने क्या रखी हुई है? एक छोटी सी, कि इफ क्या, कि अगर वहां देयर विल बी नो सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस, या नेशनल सिक्योरिटी का आप कहें कि भाई आप यहाँ से चले जाएं जी जहाँ कोई न्यूक्लियर साइंसदान काम कर रहे हैं, अब जाके वहां उन्हें क्या आर्टिकल 15 दिखाए, उन्हें क्या भाई मुझे तो पूरे मुल्क में फ्रीडम है मूवमेंट करने की, तो वो फिर आपको दिखाएंगे कि भाई नीचे भी पढ़ लो, नीचे लिखा हुआ है कि जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मसला ना हो, तो वो फिर आपको कहेंगे भाईजान इंसान के बच्चे बनो। तो आपको मुल्क में जहां जहां कोई मसला मसाइल नहीं है, उसके अलावा आपको हर जगह फ्रीडम है किसकी? मूवमेंट करने की। उसके बाद 16, ये आगे जितने हैं ये आपके वही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है? फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब ये असेंबली जो सी है ना, ये कौन सी असेंबली है? ये नहीं है कि हर कोई बंदा अपनी असेंबली बनाकर बैठ जाए कि भाई मैं यहाँ का एमपीए हूँ। ये जो सी है असेंबली का मतलब है राइट टू प्रोटेस्ट, ये वो है, ठीक है। कि अगर आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाते, आपको कोई मसला है, आपने कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको आर्टिकल 16 के तहत फ्रीडम देता है कि आप किसी भी जगह पे, वही कंडीशंस लगेंगे कि वहां नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो, वहां कोई हसास मसला ना हो, तो आपको वहां अपने आप को प्रोटेस्ट, मतलब असेंबली का मतलब असेंबल करने की, एक प्रोटेस्ट की सूरत में एक पब्लिक को इजाजत है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है 17, ये भी वही फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि कोई भी बंदा अपनी एसोसिएशन बना सकता है। अब एसोसिएशन में क्या आता है? एसोसिएशन में आपकी ट्रेड यूनियंस आती हैं, ट्रेड यूनियन होती है ना, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टूडेंट यूनियंस आती हैं जो यूनिवर्सिटीज में बनी होती हैं, जमीयत वगैरह, ये वो स्टूडेंट यूनियन। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको डिफरेंट तरह की यूनियंस या छोटी इस तरह की जो एसोसिएशंस है, वो भी बनाने की आर्टिकल 17 के तहत इजाजत देता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19, इसको डब्बा बना लो और इसको याद कर लो जितना याद कर सकते हो। आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच,
हक के आजादी, नहीं इसका क्या बनता है उर्दू में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू स्पीच, हक के आजाद, पता नहीं क्या बनता है, मेरे को भूल ही गया। आज ही तो ज्यादा पढ़ाना है, आगे बहुत छुट्टियां आ रही हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि इंसान जो सा है, लेकिन इसमें भी फिर वो नीचे क्लॉजेज हैं कि मतलब आप किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिहाज में से किसी के रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते, कोई सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी और ये वो चीजें, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है। और इसी के अंदर जो आजकल, जो कल हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको तोशा खाना रेफरेंस की एक बात की थी, 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको डिस्कस करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। राइट टू इन्फो, कल हमने इसको, मैंने बताया था आपको कि किसी भी शहरी को हक है कि वो कभी भी एप्लीकेशन देकर हुकूमती मामलात के तहत, या कोई बंदा, कोई भी ओहदेदार है, वो हमारे टैक्स पेयर्स की मनी से जो भी काम कर रहा है, हमें वो हक हासिल है कि हम उसके बारे में तफसीलात हासिल करें। रिसेंटली बुजदार साहब की किसी ने पूछा कि कितनी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, तो वो पता चला। खान साहब के बारे में अभी जो हुआ, तो उनको कितने बाहर से तो तहाइफ वगैरह मिले हैं। तो ये इस आर्टिकल के तहत 19A राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लोग जो से हैं वो अपील दायर करते हैं कि हमें बताया जाए कि आप लोग जो से हैं क्या क्या याशियां कर रहे हैं या क्या क्या चीजें सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आर्टिकल 20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, ये है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। आपका जो भी रिलीजन है उसको, आपको उसके ऊपर अमल करने की आजादी है, ठीक है। तो ये आपका जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटीज के लिहाज से, कि जब हम बात करते हैं, और ये आपको सिर्फ इसमें नहीं, ओवरऑल भी, अगर कोई इंटरव्यूज में या ओवरऑल भी ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, कि अगर कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन करता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे देते हैं ना, उसके बाद आगे जो उनसे कोई फर्दर वो रहता नहीं है। दो तीन चीजें जिसका अगर आप रेफरेंस दे देना तो मसला खत्म हो जाता है। एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपको इस्लाम से या हदीस का कोई कोटेशन, कोई कुछ चीज को कोट कर दें, और दूसरा और तीसरी एक और चीज भी होती है, वो मेरे जहन में नहीं आ रही, ठीक है। तो आपने जब भी कोई ऐसी बात है, आप कहता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, या आपका जो भी रिलीजन है, उसको आजादी के साथ उसके ऊपर अमल करने की बात करती है। और वो किस आर्टिकल में बात करती है, वो आर्टिकल 20 में बात करती है, ठीक है। अब ये थोड़े से आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के समझ आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और उसके बाद डिग्निटी ऑफ पर्सन, और ये टू प्रोफेस रिलीजन, ठीक है। आगे चलें। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छा जी, माशाल्लाह। उसके बाद जी हमारे पास जो आ जाता है, सर ये पेपर में पूछे जाते हैं, हाय, ये मासूम सवाल किया ना अब्दुल रहमान। नहीं यार, मेरा दिल कर रहा था, मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा प्यार था यार, क्यों नहीं पूछे जाते। मैं आपको बता तो रहा हूँ, अभी रिसेंटली एक तो भी जो रिसेंटली एक पेपर था, मैंने देखा, आई थिंक असिस्टेंट डायरेक्टर का था, उसमें तो 2 आर्टिकल्स पूछे हुए थे। एक कश्मीर के रिलेटेड पूछा हुआ था, और एक पूछा हुआ था कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जौन सी है उर्दू है, तो ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन है। तो एक एक नंबर के लिए आपने एक, आपके 2 MCQs आते हैं कैपिटल्स के, तो आपने 190 मुल्क याद कर लिए कैपिटल्स के लिए कि 2 नंबर लेने हैं, तो इसके 1-2 नंबर के लिए तो इतने कोई 20-25 आर्टिकल तो याद कर ही सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब अनदर इंपॉर्टेंट कौन सा है, आर्टिकल 25, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ये आपका इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स। आपके मुल्क में जितने लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, वो जोन से हैं आर्टिकल 25 के तहत इक्वल हैं। और इसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। तो जो आपकी किसी भी बेस के ऊपर, बेशक वो कास्ट बेस हो,
रिलीजन बेस हो, जेंडर बेस हो, वो आपका आर्टिकल 25 उससे मना करता है। तो आपके आर्टिकल 25 के तहत क्या है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है। और अभी ये जो लेक्चरर का भी वो हुआ है, अभी उसमें किसी लेक्चर में आई थिंक शायद एजुकेशन, मुझे अब याद नहीं है, उसमें ये पूछा हुआ था 25A, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी में 2 MCQs हैं। अब इसमें 2 MCQs कैसे हैं, एक तो ये आपको क्या देता है, आर्टिकल 25A राइट टू एजुकेशन देता है भैया, ठीक है। ये जो हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं जितने, उनको इस आर्टिकल के तहत एजुकेशन मिल रही है, आर्टिकल 25A। वरना जो सा है इसके, वरना इसके बगैर आप लोगों को एजुकेशन फ्री नहीं मिल रही थी। और राइट टू एजुकेशन है 25A। और ये आर्टिकल क्या कहता है, इसके अंदर भी MCQs है और ये पूछा गया है बहुत दफा। वो ये है 5 to 16 एज तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको आपकी जो चिल्ड्रन, उनको आपकी जो रियासत, आपका मुल्क पाकिस्तान है, वो मुफ्त तालीम देगी 5 से 16 साल तक। और यही जो सा है लिखा हुआ था MCQs में कि यह 5 जो सा पहले लिखा हुआ था और उसका पूछा हुआ था मैक्सिमम एज बताएं, या ये पूरा बताया हुआ था कि आर्टिकल 25A के तहत हुकूमत कितने साल तक बच्चों को तालीम देने के लिए पाबंद है। तो आपने मिनिमम एज याद रखनी है 5 साल और मैक्सिमम 16 साल तक। और ये आपका आई थिंक कोई बनता मैट्रिक तक मेरे ख्याल में, तो मैट्रिक तक मेरे ख्याल में ये, तो मैट्रिक तक जो सा है ये आपको गवर्नमेंट, आपने देखा होगा मैट्रिक तक आपके हाई स्कूल सब फ्री है। तो जब कॉलेज में जाते हैं तब कुछ ना कुछ फीस ली जाती है। तो 16 एज तक जो बच्चे हैं उनके तालीम की जिम्मेवारी जो सी है, जिम्मेदारी किसकी है, हुकूमत की है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो सा है आपका, अब हम बस अब बीच में इतने हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद एक है जो मैंने आपको बताना है, बल्कि इससे पहले 36 लिख लें, आर्टिकल 36, ये उसी के रिलेटेड है ऊपर। इसमें बस ये लिख लें जल्दी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात है, ठीक है। ये भी उसमें पूछ लिया जाता है, 1-2 दफा आया था कहीं। माइनॉरिटीज जो से हैं कि माइनॉरिटीज, एक तो हमने बता दिया रिलीजन की आजादी है, फिर इसमें स्पेशल जो चीजें बताई गई हैं, अच्छा के जो सा है आपके, एक सेकंड यार, कि प्रोटेक्शन ऑफ जोन से आपकी माइनॉरिटीज जितनी भी हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, और भी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट भी हैं मेरे ख्याल में थोड़े बहुत यहाँ। तो जितने आपकी माइनॉरिटीज हैं उन सब माइनॉरिटीज को इस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन है। अब ये आर्टिकल 93 पे हम देखें, ये ऐसे हमने आगे चले गए हैं, थोड़े सब रह गए हैं। आर्टिकल 93, आर्टिकल 20, क्या आर्टिकल 20 को क्या हुआ, आर्टिकल अब 93 मैंने क्यों आपको करवाना है, ये आपके एडवाइजर्स के रिलेटेड है कि आपका, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए, एडवाइजर्स, ये एडवाइजर्स जो से हैं उसके रिलेटेड है। ये क्यों है, ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आपके आइन के तहत आपका प्राइम मिनिस्टर 5 से ज्यादा, 5 मैक्सिमम, 5 से ज्यादा एडवाइजर्स नहीं रख सकता। आपके अभी करंट प्राइम मिनिस्टर के जो से हैं 5 एडवाइजर्स हैं, ठीक है। तो अभी आपने जो असाइनमेंट मुझे लास्ट वीक सबमिट करवाई थी ना, तो अभी इस लेक्चर के बाद वो असाइनमेंट्स खोलिएगा और उसके बाद गिनिएगा एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर कितने हैं। अगर 5 से ज्यादा निकल आए तो आप जो सा है मुझे आके बताइएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के जिम्मे एक काम रह गया कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को खोलना है और उसमें एडवाइजर्स गिनने हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के कितने हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी कि आर्टिकल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डिफाइन होती हैं वो मजाक नहीं होता, ठीक है। और ये MCQs आता है कि कितने अलाउ हैं। फिर आ जाता है हमारे पास 89, ये न्यूज में, ये आजकल जो सा PTI गवर्नमेंट इससे बड़ा वो है, ऑर्डिनेंस के रिलेटेड है कि जो कि आपका प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस जो सा है क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आर्टिकल 89 आपका ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस बाय, जब आप, वैसे आपके जो पार्लियामेंट है उसका काम होता है लॉ पास करना, लेकिन लेट्स सपोज क्या होता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके ऊपर हमला कर देता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपकी पार्लियामेंट जो है वो तो रुक जाएगी काम करना, ठीक है। तो उसके हवाले से एक ऑप्शन होती है ऑर्डिनेंस की, तो वो आर्टिकल 89 के तहत प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है। और ये इसका जो ये होता है आपका, ये 3 महीने तक होता है, ठीक है, 120 डेज तक होता है। और 120 डेज के बाद ये जो सा है ये ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, वरना इसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, वो है 95, आर्टिकल 95। अब आर्टिकल 95 क्या कहता है? ये कहता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट किसके? पीएम साहब के। ठीक है। आर्टिकल 89 होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है? अब जैसे कोई लॉ है, अभी रिसेंटली अभी जो एक लॉ पास हुआ, कलभूषण लॉ नहीं सॉरी ऑर्डिनेंस था, वो भी कलभूषण यादव के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एक फैसला आ गया था, तो उसमें कहा था कि भाई इसको आर्टिकल, ये जो मैंने आपको अभी क्या बताया था, आर्टिकल 10A के तहत कि राइट टू फ्री ट्रायल होना चाहिए जी। उन्होंने कहा जी राइट टू फ्री ट्रायल कुलभूषण को भी दिया जाए। अब वो जासूस है, लेकिन भाई साहब आपने उसको राइट टू फ्री ट्रायल कुलभूषण साहब को भी देना है। तो उसके तहत अब अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, उसमें मेजोरिटी नहीं लिखा, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी हो या कोई भी मसला हो, तो आप पार्लियामेंट से अपना वो लॉ पास नहीं करवाते मेजोरिटी के साथ। आप क्या करते हैं? आप प्रेसिडेंट साहब को एक लॉ बना के लिख देते हैं। आप प्रेसिडेंट साहब को कहते हैं कि सर ये ना ऑर्डिनेंस पास करना है, तो ये ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्डिनेंस जो सा है ना, प्रेसिडेंट जो सा है वो पास कर देता है। तो ये ऑर्डिनेंस जो सा है, ये एक तो याद रखना है, प्रेसिडेंट हमेशा पास करता है। तो इसकी मुद्दत जो होती है वो 120 डेज होती है। 120 डेज तक ये इसलिए चलता है कि 120 डेज के अंदर अंदर आपको इसे पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है, इसे प्रॉपर लॉ बनाने के लिए। अगर 120 डेज तक उसको पार्लियामेंट से पास ना करवाओ तो ये खत्म हो जाता है। ये इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हफीज शेख की। हफीज शेख साहब जो से थे, वो एडवाइजर थे, तो उनको बनाया गया था ऑर्डिनेंस के तहत। क्या बनाया गया था? उनको वफाकी वजीर बनाया गया था ऑर्डिनेंस के तहत। तो 120 दिन तक उनको सेनेटर बनना था। जब वो सेनेटर नहीं बन सके, तो ऑर्डिनेंस 120 दिन के बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, तो उनको रिजाइन देकर घर जाना पड़ा। ठीक है, समझ आइए? चले जी, आप इसी लिंक से अब दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करें। मीटिंग का टाइम एंड हो गया, तो फिर हम यहाँ से अपना जो है आर्टिकल, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाए जी आप जल्दी जल्दी, आके आके मुझे बताएं। अगली मीटिंग में मुझे बताना, याद करवाना। अच्छा, तो जो लास्ट बात मैं कर रहा था, वो मैं ऑर्डिनेंस की बात कर रहा था कि आपको कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट है। आपकी पार्लियामेंट जो सी है वो कानून पास करती है, लेकिन आपके आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई मसला मसाइल हो जाए, तो उसमें आपकी पार्लियामेंट, अब फॉर एग्जांपल आपकी जंग हो रही है, ठीक है, अब जंग हो रही है या कोई मुल्क में दुश्मन आ गया या जल्जला खुदा ना खासा कोई भी चीज हो गई है, तो अब आपके इतने एमपी एमएनए मुल्क में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैले हुए हैं, आप उनको बुला के कोई कानून साजी तो नहीं कर सकते ना, या कोई ऐसे खुदा ना खासा कोई मत, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस की सहूलत होती है। ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इंडिया में भी है। तो वो आपका प्रेसिडेंट जो सा है, वो प्राइम मिनिस्टर उसको कहता है कि भाई ये मुझे ये इस तरह का लॉ चाहिए, तो वो उसको 120 दिन के लिए नाफिज कर देता है। ठीक है, 120 दिन के अंदर अंदर उसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होता है, वरना वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डिनेंस के बाद आ जाता है 95 आर्टिकल, जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करता है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? वो ये होता है कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर, अब मैं आपको बताता हूँ, हमने कल बात क्या की थी। टोटल मैंने हमने टोटल कल कितनी हमने वो सीटें बताई थी? 342। ठीक है, अब 342 की जो सिंपल मेजोरिटी है ना, ठीक है, जो सिंपल मेजोरिटी आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए होती है, वो होती है 172। 172 वोट चाहिए होता है। ठीक है, ये भी आप एक एमसीक्यू से समझ लें, या आपने जो सा है इसको याद रखना है कि अगर आपके पास कभी आ जाए कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। तो आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मुल्क के 342 जो कि टोटल एमएनए होते हैं, उनमें से 172 सीटें चाहिए होती हैं। सीटें का मतलब सॉरी, वोट चाहिए होते हैं, 172 वोट, सिंपल मेजोरिटी। अगर एक प्राइम मिनिस्टर है, वो 172 या 172 या 180 190 200 वोट्स लेकर मुंतखब हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद उसके कुछ एमपी एमएनए, उस एमपी तो नहीं सॉरी, उसके जो एमएनए हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं भाई, तब तो हमने मुंतखब कर लिया, ठीक है, तब हमें जो सा तुम अच्छे लग रहे थे, अब जो सा हमें तुम्हारी आवाज नहीं पसंद, तो हम जो सा है तुम्हारे खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस का क्या मतलब? अदम एतमाद, के हमें अब तुम पर एतमाद नहीं रहा। तो वो उनके खिलाफ इस आर्टिकल के तहत 95 के तहत प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस की मोशन पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं। तो उसका ये होगा, उसका ये होता है, तो फिर जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है उसको पार्लियामेंट में आकर
उसको पार्लियामेंट में आके दोबारा अपनी मेजोरिटी साबित करने के लिए 172 वोट्स लेने पड़ते हैं। अगर वो 172 वोट्स ले लेता है तो वो आपका प्राइम मिनिस्टर बरकरार रहेगा, और अगर वो 172 वोट्स नहीं ले सकेगा तो फिर उसके बाद जो नया बंदा है उसको, वो जो जिन लोगों की मेजोरिटी होगी वो उसको चूज कर लेंगे। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की समझ आ गई। अच्छा जी, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही हम एक करंट अफेयर्स भी अपना कर लेते हैं। 6 मार्च, साथ ही लिख लें, 2020 को क्या होता है? इसको ये होता है कि हमारे प्यारे खान साहब को सेनेट में सेनेटर मुंतखब करवाना पड़ता है, तो वो नहीं करवा सकते। तो उनको लगता है कि मैं तो मेजोरिटी लूज कर जाऊंगा, तो वो अपने आप को शो करवाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं कि हाँ भाई मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास मेजोरिटी है। तो उसमें आप ये लिख, एक तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए कि खान साहब ने जो कॉन्फिडेंस का वोट लिया वो कब लिया, 6 मार्च 2020 में, सॉरी 20 नहीं 21, 20 नहीं 21 इसी साल लिया है ना, 2021। ठीक है, तो 2021 में उन्होंने 6 मार्च को वोट लिया। मैंने आपको क्या बताया, 172 वोट चाहिए होते हैं, तो खान साहब ने 178 वोट्स लिए थे। तो इस तरह से, इसी वजह से वो आपके अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसी वजह से आपको पेट्रोल 125 रुपए का मिल रहा है। ठीक हो गया, समझ आई पेट्रोल आपको 125 रुपए का क्यों मिल रहा है। अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं समझ आई है पेट्रोल वाली के अलावा? मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पढ़ के थक गए होंगे लोग। ये जो हंस रहे हैं ना, ये सारे एंटी पीटीआई है। पीटीआई वाले चुप करके बैठे हैं कि यार अब सर को क्या कहें, कि सर पिछले लोगों ने भी तो तबाही फेरी थी ना, है ना। देखा, कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं यार। अच्छा जी, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात समझ आ गई। हाँ, घबराना नहीं है, यही तो पहले दिन मैंने आप लोगों को क्या कहा था, घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये 6 मार्च 2021 को उस वजह क्या हुआ था, उसकी वजह से आपका पेट्रोल 125 रुपए हो गए। तो उस वक्त आपके खान साहब का, हाँ ये देखा, ये अब आपको 6 मार्च जो सा नहीं भूलेगा कि 6 मार्च की वजह से आपका पेट्रोल जो सा है वो आजकल 125 रुपए का मिल रहा है। तो 6 मार्च वाली डेट, क्योंकि ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। इवन अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में जो, मुझे अब उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन ना एंटी रेप ऑर्डिनेंस वो हुआ था, तो वो जैसे ही वो पिछले साल की बात, एक तो अब हुआ है, एक उससे पहले भी कोई था, वो मेरे ख्याल में शायद उसमें वो जो छोटी लड़की जैनब, हाँ जैनब अलर्ट, तो उसका भी पूछा हुआ था। तो ये ऐसी जो चीजें होती है ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो वो आ जाता है। आप दे दे, क्या क्या कह रहे हो यार। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यार, मैं भी नहीं दे रहा इजाजत आप लोगों को। अगर आप ये पूछ रहे हो कि 172 वोट्स ना होते, अगर ना होते तो वो आज आपके प्राइम मिनिस्टर ना होते ना, फिर आपका कोई और उनकी पार्टी का या मतलब कोई और कोalition गवर्नमेंट बन जाती, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा होता, तो इस तरह का कोई होता ना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी आपका एक और इम्पोर्टेंट, अब हम देखें कैसे आगे, कहाँ से शुरू में हम किया 140 तक पहुंच गए, आधी कॉन्स्टिट्यूशन हमने खत्म भी कर ली। ठीक है, तो 140 ए जोन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की जॉब भी आती है, तो ये आपके लोकल गवर्नमेंट्स के रिलेटेड है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, ये जो आपके जिसे हम कहते हैं, कल भी हम बात कर रहे थे, आपके नाजिम, जिला ना तहसील नाजिम, और ये अब जिनको कौंसलर कर रहा हूँ, चेयरमैन, नाइब चेयरमैन, तो ये जो आपके बल्दियाती इलेक्शन जिन्हें कहते हैं, तो ये आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, इनको डील कौन सा करता है, आर्टिकल 140 ए इनको डील करता है। ठीक हो गया, अब उसके बाद आपका एक और आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट, और इसमें आपको चीजें भी मैंने थोड़ी सी बतानी है, उसको कहते हैं जी 153।
153 आर्टिकल जौन सा, इसको आपने जितने सितारे और जितना गोल्ड डब्बे में बंद करना है कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 148 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 153 है, ये आपका क्या डील करता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसको क्या कहते हैं, CCI। ठीक है, अब CCI क्या है, अब CCI मैं आपको बता देता हूँ। CCI एक जौन सी है, ये 8 मेंबर्स बॉडी है, मैं भी लिखवा देता हूँ, ये भी पहले सुन लें। 8 मेंबर्स बॉडी है, इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके वजीर होते हैं कुछ, और आपके चारों वजीर आला होते हैं। ये किस लिए बनाई थी, ये 18वीं तरमीम के बाद ऐड हुआ, इसलिए हुआ कि जब इख्तियार तो सूबों को मुंतकिल हो गए, जो कल मैंने आपको बताया था, अब उसके बाद कोई कोऑर्डिनेशन भी तो होनी चाहिए ना। अब कुछ कोऑर्डिनेशन भी तो होनी चाहिए ना, इतने मसले हैं। एक सबसे बड़ा मसला तो आपका पानी का है, ठीक है, तो वो ये पानी का भी मसला है, और आपके बाउंड्रीज के मसले हैं, आपने ट्रेड करनी है डिफरेंट सूबों ने आपस में, और फेडरल के साथ उसके जो मामला हैं, तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बनाई गई कि सूबों में और विफाक के अंदर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट चीजों में कैसे होगी। तो इसके रिलेटेड जो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसके 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, 8 मेंबर्स हैं, और इसका जो चेयरमैन या जो इसकी जो सदारत होती है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें, 8 मेंबर्स में आपके PM आ जाएंगे, 4 CM आ जाते हैं, ठीक है, आपके चारों सूबों के, और उसके बाद 3 आपके फेडरल मिनिस्टर्स आएंगे, जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, जो उनको पता लगे कि उनको लगे कि अच्छा ये इशू डिस्कस होना है, तो वो उन मिनिस्टर्स को साथ बिठा सकते हैं। तो ये टोटल आपके 4 और 3 7, और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो कि चेयरमैन भी होंगे, तो ये टोटल 8 मेंबर्स होंगे। और इसकी आइन के तहत एक इसकी जो सी ऑब्लिगेशन है जो आपने याद रखनी है, कि 90 दिन के अंदर, 90 दिन तक एटलीस्ट 1 टाइम इसकी मीटिंग होनी चाहिए, 1 टाइम। 90 दिन तक, ये आपकी 90 दिन तक क्या, कि 90 दिन के अंदर अंदर एटलीस्ट जो CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आर्टिकल 153 आपका ये कहता है कि इसकी एक मीटिंग लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपकी स्मूथ रनिंग हो मैनेजमेंट की, जो चीजें आपकी चल रही हैं, ठीक है। अब CCI क्या है, दोबारा बता रहा हूं, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, किस लिए बनाई गई थी, कोऑर्डिनेशन के लिए, डिफरेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, वाटर का जो इशू था इस तरह का, ताकि सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का आपस में जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। एक सेकंड जरा, तो इसमें ये था, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बॉडी है, उसको कहते हैं इरसा, क्या नाम है उसका, इरसा, लिख लें साथ, ये भी जी आपका जनरल नॉलेज का, ये इरसा, इसको कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये भी चले इसमें क्लियर, इसका MCQ भी आया हुआ था, अथॉरिटी, ठीक है। अब इसका एक तो आपने ये याद रखना है कि 1993 में ये बनी थी, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है, इरसा का, इरसा का मकसद ये है, इरसा किया कि ये चारों सूबों में और फेडरल जो है, इसमें पानी का जो निजाम है ना, किसको क्या पानी डिस्ट्रीब्यूट होना है, आबादी के लिहाज से, जमीन जरखेज और ये वो चीजें, ये सारी इरसा देखती है, ठीक है। अब इरसा से भी अगर कोई मामला सही नहीं होते, ठीक है, तो मसला आ जाता है। सिंध का आपने अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो देखा होगा, सिंध का आए दिन मसला होता है, कहता है पंजाब हमारा पानी चोरी कर लेता है, ठीक है। तो बलूचिस्तान के भी मसले रहते हैं। बलूचिस्तान ने अभी रिसेंटली उनके जो वजीर हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया सिंध के ऊपर कि सिंध बलूचिस्तान का पानी चोरी कर लेता है, ठीक है। तो सूबे जो से आपस में इस मामले में लड़ते रहते हैं, कोई कहता है कि ये उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए ये CCI बनाई गई थी कि ये जो इरसा के अंदर भी अगर मसला हल नहीं होता, तो CCI में चारों, अब देखें ना, चारों वजीर आला बैठेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, तो वो मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे, अच्छा यार कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी जो होती है उसके तहत ये आपका CCI ने काम करना था, ठीक है। तो इस CCI का भी सबसे जो लैंडमार्क, जो अभी रिसेंटली इसका एक सीन है, वो उसका सीन ये है, उसका सीन फुल ऑन है, वो ये है, नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई इसने। और ये MCQs भी आया हुआ है कि नेशनल पॉलिसी कब बनी थी,
2018 में बनी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस सूबे को इतना पानी जाएगा, इस सूबे को इतना पानी जाएगा। तो इस नेशनल पॉलिसी को किसने बनाया था? सीसीआई ने बनाया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने। अभी तक इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि इन्होंने इसने सब सूबों को मिलके बिठा के उन्हें कहा अच्छा तुम्हारा ये मसला है, तुम जो सा 1 गैलन ज्यादा ले लो, उसे कहा तो 2 लीटर ज्यादा ले लो, किसी को कहा 1-2 लीटर कम पानी पी लो। तो इस तरह करके पानी के रिलेटेड नेशनल वाटर पॉलिसी एक तो आपको पता होना चाहिए कब बनी थी, 2018 में, और किसने बनाई थी, वो किसका है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने बनाई थी। तो अब पता चल गया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो सा है सूबा और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी क्या कोऑर्डिनेशन और इन चीजों के लिए ये यूज होता है। ठीक है, ओके, सीसीआई की समझ आ गई? चलें जी, इससे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखें हमारे अब साथ साथ और भी जो चीजें हैं ना, वरना अब आपको मैंने सीसीआई अलहदा, ना हमारे पास टाइम बचना था, ना ये पढ़ने की जहमत होनी थी हमें। ठीक है, तो इस तरह ये जो छोटी मोटी जो चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ करंट अफेयर जैसे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और आपको वैसे भी आपका ना जो जनरल जो चीजें हैं आप इधर उधर देखते होंगे, अभी आप जब कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी तो आपको खुशी होगी सुन के, अच्छा ये तो हमें आती है। अच्छा जी, अब आ जाता है 156, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है इसमें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये दो चीजें हैं, अभी बाद में एक और एनएफसी भी आएगा, वो डिफरेंट है, ये और है। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल क्या है कि जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर पॉलिसीज बननी है, तो आपके आर्टिकल आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 156 के तहत एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बन सकती है। तो उसमें उन्होंने बीच में ही डिफाइन किया हुआ है कि इसके मेंबर्स जो से हैं वो कितने होंगे, मेंबर्स इसके 13 होंगे, पीएम साहब भी इसके क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। ये इतने बस, ये आपने ये 1-2 दफा पूछा गया तो ये मैंने कहा आपको पता होना चाहिए। और ये जो 13 है, उस 13 में ये है कि आपका 4 ही मेरे ख्याल में आपके सीएम होंगे, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें 4 आपके सीएम होंगे और 4 जो उनसे हैं आपके सीएम जो बंदे नॉमिनेट करेगा। ठीक हो गया, ये मैं आपको बताता हूँ कि 13 मेंबर्स कैसे पूरे होंगे। 4 तो आपके सीएम हो गए बंदे, एक पीएम हो गया ऊपर, ठीक है, 4 सीएम आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो हो गए, फिर 4 बंदे वो होंगे जो प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। कितने हो गए, 8-9, और 4 बंदे वो होंगे जो आपके चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। तो इस तरह ये 13, मतलब ये आपको वो याद रखने की, बस ये आपको पता होना चाहिए कि 13 है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने आपको बता दिया कि 13 मेंबर्स कैसे होते हैं। कि एक तो इसका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है ना, ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसका चेयरमैन कौन होगा। तो इकोनॉमी जहन में आती है तो फौरन हम जो से हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर लगा देते हैं। जहां फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है। यहाँ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसका चेयरमैन जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक हो गया, उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट जो सा आपका आर्टिकल है, इसके साथ ही मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें दोनों समझ आ जाए। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के बाद 160, ये मुझे जहां तक याद है मैं तो काउंट भी नहीं कर सकता ये आर्टिकल कितनी दफा पूछा गया है। एनएफसी, क्या, एनएफसी, एनएफसी का क्या मतलब है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। अब ये क्यों बना था, किस लिए बना था? ये सबसे पहला जो नेशनल फाइनेंस जो कमीशन था, इसका जो पहला अवार्ड हुआ था ना, ये 19 फर्स्ट अवार्ड इसका जो दिया गया था। अवार्ड ये नहीं है कि वो जो लक्स स्टाइल अवार्ड होते हैं या हम अवार्ड होते हैं, ये मैं बताता हूँ अवार्ड क्या होता है। ये 1974 में पहला दिया गया है। अब एनएफसी का मकसद क्या है? एनएफसी जो सा है, ये इसका मकसद है, बल्कि मैं लिख देता हूँ आप लोगों को यहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेस। आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है और आपकी जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है, उनके दरमियान जो फाइनेंस के जो रिसोर्सेज हैं, टैक्स कलेक्ट हुआ, कहाँ जाएगा? पंजाब में टैक्स कलेक्ट हुआ तो पंजाब पे लगेगा या कहीं और भी जाएगा? या विफाक को उसका कितना हिस्सा मिलेगा? इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर कोई चीज तो हुई, उसका जो हिस्सा है पंजाब को कितना मिलेगा, उसका हिस्सा सिंध को कितना मिलेगा? तो पैसा जो सा है वो सूबों में और विफाक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा,
उसका फैसला कौन करता है? एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो वो जो हर फैसला करना होता है उस फैसले को कहते हैं अवार्ड, एनएफसी अवार्ड। ठीक है, तो ये आपने कौन सा है, ये थोड़ा सा इसको देखना है। और ये हर जोन सा है 5 साल बाद आपका एनएफसी जोन सा है ये अवार्ड होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गई एनएफसी अवार्ड की। कि आर्टिकल 160 के तहत है, पहला वन 1974 में ये दिया गया था। और इसके रिलेटेड यही पूछ लेते हैं कि अच्छा यार ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये एनएफसी अवार्ड जो है ये करता क्या है। तो एनएफसी अवार्ड से आपने ये याद रखना है कि ये सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान फाइनेंस को क्या करता है, और ये फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, समझ आ गई? सो गए हो क्या? यार लास्ट जोन सा है ना, जो लास्ट आपका हुआ है 2020 में, जो खान साहब ने तरतीब दिया था, वो 10th था आपका एनएफसी अवार्ड। ठीक है, लेकिन अभी तक जो ये थोड़ी सी वो बातें हो जाएंगी उसकी पाकिस्तान अफेयर्स की। लेकिन बस आप यही याद रखें कि लास्ट 2020 अनाउंस हुआ था लेकिन अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हो सकी। अभी तक जो चल रहा है ना, जिसके तहत ये इसका फार्मूला था एक, तो उसका फार्मूला ये था कि जो एनएफसी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो पैसे या जो चीजें एक दफा, मतलब लेट्स सपोज हम बात करते हैं, आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से पंजाब को 40 रुपए मिले, तो जब अगली दफा बारी आएगी तो पंजाब को 40 रुपए से ज्यादा मिलेंगे, 40 नहीं मिलेंगे, या 40.5 मिलेंगे या 41 मिलेंगे। तो ये जो सा है पीटीआई गवर्नमेंट जो अब है, खान साहब को मसला है, वो कहते हैं कि हम हर दफा सूबों को क्यों पैसे दिए जाए, हमने जो सा डिफेंस भी देखना है, हमने फलानी चीज भी देखनी है, तो हमारे तो इस वजह से 10th एनएफसी आया, लेकिन उसके तहत जो सा है वो सेटलमेंट नहीं हो पा रही। अभी पुराना जो एनएफसी चल रहा है जो 7th आया था 2010 में, जरदारी साहब, उसी के तहत अभी तक चीजें चल रही हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पिछले जो अवार्ड आया है उससे हमेशा ज्यादा ही पैसे जाएंगे। ठीक है, हाँ 18वीं तरमीम वही। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है पिछले अवार्ड से ज्यादा पैसे जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं होती, वो कहती है कि भाई, तो इस वजह से ये मसले चल रहे हैं। तो आपको वैसे आइडिया होना चाहिए कि जो 10th है एनएफसी अवार्ड, हाँ इसके रिलेटेड एक और एमसीक्यूज आपने यहीं लिख लें। चेयरमैन, कि इसको चेयर कौन करता है, यहाँ कंफ्यूजन होती है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और एनएफसी में इसको चेयर करता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये आपने दो याद रखने हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करता है एनएफसी को, और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को कौन चेयर करता है? आपका प्राइम मिनिस्टर। इसी वजह से आपके जो हफीज शेख साहब थे वो इसको चेयर नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि वो एडवाइजर थे। एडवाइजर जो सा होता है वो फाकी वजीर नहीं होता। तो फाइनेंस मिनिस्टर और एडवाइजर में फर्क है। तो इस वजह से जब वो होना था तो अदालत ने फैसला दे दिया था कि हफीज शेख साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो एडवाइजर है, तो वो एनएफसी का जो कमीशन है उसका अवार्ड है उसको चेयर नहीं कर सकते। ठीक हो गया? एनएफसी की समझ आ गई? आगे चले। यार एडवाइजर और मिनिस्टर में मैं आपको वर्ड से समझ नहीं आ रहा, एडवाइजर रखा जाता है, हाँ। इसको ये देखें, इसकी सिंपल अगर आप देखें तो एमएनए जोन सा है आपका, या आपका सेनेटर जोन सा है, वो आपका क्या बन सकता है? आपका मिनिस्टर बन सकता है। एडवाइजर जोन सा होता है वो आपका एमपी एमएनए नहीं होता, वो एक बाहर का बंदा होता है, उसको एडवाइजर लगा दिया जाता है। तो इसकी सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, सिंपल है। एक एमएनए जो सा इलेक्टेड बंदा है वो आपके फेडरल कबीना का हिस्सा बन सकता है। इसीलिए तो आपके कानून में लिमिट है, अभी मैंने आपको बताया था कि 5 एडवाइजर रख सकते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए है कि ये ना हो कि सारे ही बाहर से बंदे उठा के जो इलेक्टेड नहीं है उन्हीं को मिनिस्टर लगा दिया जाए, तो इसलिए कानून में आपके लिमिट है कि 5 बंदे एडवाइजर लग सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास आर्टिकल है 184(3). ये क्या है? ये है सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन। इसके रिलेटेड अभी फैसला भी आया है कि जो सो मोटो की पावर है वो सिर्फ चीफ जस्टिस जो सा है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो सो मोटो क्या होता है? इसको मैं उर्दू में मेरे जहन में भूल गया, इसे क्या कहते हैं? सो मोटो, मैं कहा सो मोटो को सो मोटो ही कहते हैं। गलत है जी, नहीं सही है ये आपका।
42.5 फेडरल का होता है और प्रोविंसेस को 57.5 शेयर मिलता है। अज खुद, हाँ थैंक यू अमीन, अज खुद नोटिस, अज खुद नोटिस जो सा है, अज खुद नोटिस की जो समात, तो वो आपका आर्टिकल 184(3) के तहत ये अज खुद नोटिस लिया जाता है, जिसे सो मोटो कहते हैं। तो ये आपके चीफ इसको होता है पब्लिक इंटरेस्ट में ना, कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोई भी मसला, जैसे वो साकिब निसार साहब ने डैम फंड का मामला उठा लिया था, या वो टैक्स लगा हुआ था जो फोन के ऊपर, तो उसको उन्होंने मामला उठा लिया था। तो इस तरह के जो हैं ये पब्लिक नोटिस वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक और आता है इसी के रिलेटेड या अदलिया के रिलेटेड 204, जिसमें आपका आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीने अदालत। तौहीने अदालत में काफी सारे लोगों को आपके जो पीएम थे यूसुफ रज़ा गिलानी, साथ लिखने कभी आया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कौन से प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया गया था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उनसे आपके, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत नाअहल किया गया था। और उसके अलावा रिसेंटली अगर हम देखें तो नून लीग के 2 एमएनए थे, एक दानियाल अजीज था, बल्कि 3 थे, एक दानियाल अजीज था, एक तलाल चौधरी था और तीसरा सेनेटर था निहाल हाशमी। तो उन तीनों को कंटेम्प्ट ऑफ, उन्होंने तौहीन अदालत की थी, तो उसके ऊपर नाअहल किया गया था, ठीक है। तो ये जो सा है आपने ये इसके रिलेटेड जो सा याद रखना है। और एक और आजकल जो इम्पोर्टेंट है 226। 226 क्या कहता है? 226 कहता है कि आपके जो इलेक्शन होंगे बाय सीक्रेट बैलेट से होंगे। सीक्रेट बैलेट से जितने भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, एक्सेप्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, एक्सेप्ट पीएम और सीएम। पीएम और सीएम के जो इलेक्शन होते हैं उसके अलावा जितने भी, यार यूसुफ रजा गिलानी, वो बाकी निहाल हाशमी वगैरह वो छोड़ दो, वो वैसे बताया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बस प्राइम मिनिस्टर याद रखना है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो उनसे हैं वो नाअहल हुए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से। तो सब इलेक्शन आपके जोन से हैं वो सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे, एक्सेप्ट पीएम और सीएम। इसमें आपको अपना वोट शो करवाना पड़ेगा कि हाँ मैं जोन सा है प्राइम मिनिस्टर को वोट दे रहा हूँ, या जोन सा है चीफ मिनिस्टर उसको वोट दे रहा हूँ, ठीक हो गया। बस उसके बाद अब हमारे 3 आर्टिकल रह गए, तो आप लोग टेंशन ना लें, खत्म हो गए। उसके बाद हमारा जो सा है 228, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं इसीलिए सारे नहीं करवा रहा, इसीलिए वही ज्यादा करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और उसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको सब कुछ बता रहा हूँ। 228 जो सा है ये आपका डील करता है CII। CII, अब CII और CCI जो पहले है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था, ये है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, हमारे मुल्क में जो कानून पास ना करवाना हो उसको कहाँ भेज देते हैं? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ये बंदा, ये जो लोग बैठ के फैसला करेंगे कि इस कानून को पास करवाना है कि नहीं, ठीक है। हर चीज पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की क्या राय ली जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कानून इस्लाम के या कुरान की तालीमात के खिलाफ नहीं होगा। यार कौन सा ऐसा लेक्चर है जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग आज तक आपको प्रोवाइड नहीं की? यहाँ तो आप लोग रेगुलर लेक्चर नहीं लेते। सुबह भी मेरी काफी सारे लोगों से बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि लेक्चर्स क्यों नहीं ले रहे। हर बंदे का कोई कहता है सर टाइम का नहीं पता। भाई ग्रुप में क्या मैसेजेस नहीं देखते आप लोग? किसी ने मुझे कहा सर आपका तो लेक्चर जो है 5 बजे होता है, मैं तो उस वक्त फ्री नहीं होता। मैं हैरान होगा कि मैंने जिंदगी में कब एक दिन मैंने लेक्चर दिया था, मैंने कहीं जाना था जल्दी, तो मैंने आपको कहा कि 5 बजे लेक्चर। सर आप लेक्चर 5 बजे देते हैं तो मैं फ्री नहीं होता। मैं तो हैरान हो गया सुन के। तो यार कोई अल्लाह के बंदो, आपको ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती फिर भी, ठीक है। तो ये लेक्चर्स आपके जो से अपलोड हो जाएंगे यार, ड्राइव में थोड़ा सा देखा करो चीजों को जाके। अच्छा, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, इसके रिलेटेड एक चीज आपने ये याद रखनी है कि ये अगस्त 1962 में बनी थी। इस्लामिया के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि कब बनी थी। तो इसमें यही मैंने आपको बताया कि इसमें जो कानून होते हैं जो इस्लाम के रिलेटेड या उसके, तो उससे उसको पहले इससे इवेल्युएट करवाया जाता है कि इसमें कोई कानून जो सा बन रहा है वो इस्लाम के अगेंस्ट तो नहीं बन रहा। तो इसका एक तो चेयरमैन का आपको नाम याद होना चाहिए, पूछ लिया जाता है, किबला अयाज, ठीक है, वो इनके चेयरमैन है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट है ना, इनमें मिनिमम 8 मेंबर्स होने चाहिए। मिनिमम 8 कितने मिनिमम, और 20 कितने मैक्सिमम। तो ये बस 2-3 चीजें हैं इसके रिलेटेड जो आपको
काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए कि एक तो उसमें 8 मिनिमम उनके मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20 से एक्सीड नहीं कर सकते, 8 से कम नहीं हो सकते, ठीक है। और इसमें काफी सारी शराइत हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो हमें जरूरत नहीं है कि इसमें एटलीस्ट एक औरत भी होनी चाहिए। फिर मजहबी जो आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, हिंदू सिख, वहां से भी एक एक मेंबर होना चाहिए, मतलब ताकि जो उनकी माइनॉरिटीज के रिलेटेड जब कोई वो अभी कन्वर्जन का इशू था ना, जो सिंध में कन्वर्जन होती है छोटी बच्चियों की, तो उसके रिलेटेड एक बिल पास करवाना था, तो वो इधर आया हुआ था आइडियोलॉजी काउंसिल के अंदर। तो इसमें बस आपको एक 1962 में ये भाई अयूब खान साहब ने बनाई थी, और उसके बाद इसका किबला यार साहब इसके चेयरमैन हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चले आगे, बस अब आगे 1 मिनट का काम है हमारा। अब हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 251, ठीक है। आर्टिकल 251 क्या कहता है? आर्टिकल 251 क्या कहता है? उर्दू एज आवर नेशनल लैंग्वेज। ये कहता है कि उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो ये आपको कहता है कि भाई उर्दू क्यों है हमारी नेशनल लैंग्वेज, तो आपको भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 251 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उर्दू आपकी क्या होगी? उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है क्या है? आजकल के हिसाब से जब से कश्मीर का मसला हुआ उसके बाद से तो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 257 क्या है? आर्टिकल 257 रिलेटेड टू किसके है? रिलेटेड टू कश्मीर, कश्मीर, ठीक है। तो इस आर्टिकल में आर्टिकल 257 और 251 आपको फिंगर टिप्स पे दोनों याद होने चाहिए। आर्टिकल 257 और 251। आर्टिकल 257 आपका क्या कहता है कश्मीर के रिलेटेड? कि जब रेफरेंडम हो जाएगा तो जो कश्मीर के लोग पाकिस्तान के, जब रेफरेंडम हो जाएगा और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान और कश्मीर का आपस में जो रिलेशनशिप होगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। कि उन लोगों ने पाकिस्तान का हिस्सा रहना है, इंडिपेंडेंट होना है, या पाकिस्तान के साथ कितनी ऑटोनॉमी में रहना है, जो जो उनकी चीजें होंगी वो रेफरेंडम के बाद उनकी बात को सुना जाएगा। तो ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ये आपके आर्टिकल 257 के अंदर लिखी हुई है। ठीक हो गया? थक तो नहीं गए? खत्म हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन यार, खत्म हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन।